अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। ये उनके दिल की पीड़ा थी कि नेहरू जी ने जो किया वो गलती नहीं थी, देश के लिए घात था। राष्ट्रवाद हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। अब उस इंडिया गठबंधन के सामने समस्या ये है कि वो पब्लिक को क्या जवाब दे। तुम्हारी वो हकीकत, तुम्हारी वो तस्वीर जो थी वो पूरी तरह सबके साफ हो गई है। अंदर से वो डर रहे होंगे। सर, तो ये बराबर डर बीजेपी को नहीं है अगर कांग्रेस उन जगहों पर क्षेत्रीय वोट्स खींचने में कामयाब है? तो हम उभरती हुई शक्ति हैं तेलंगाना में। मोदी जी की तरह का कोई नेता भी तो होना चाहिए जो ये कहे कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूर। ये लोकसभा में वो जाके मोदी जी के गले मिले या गले पड़े और फिर कुर्सी पे आके जो आंख से इशारा किया, ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स आप करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक चेहरा दिखाना होता है और वो चेहरा नेचुरल होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं। तो एक तरफ है मोदी जी और दूसरी तरफ पहचान कौन, और चेहरों पे भी कितने चेहरे लगे हुए हैं। अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे? तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे? घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे? भाई 5 राज्यों के चुनाव तो हो गए हैं खत्म, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव बाकी है, यानी कि फाइनल्स बाकी हैं। बीजेपी ने 3 राज्य जीतकर कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स की ये जो लड़ाई थी वो तो जीत ली है, लेकिन फाइनल्स का रिजल्ट अभी बाकी है। ये यूं कह लीजिए कि अभी तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। लेकिन फाइनल्स में बीजेपी की तैयारी कैसी है, ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच, आपने एबीपी लाइव के लिए टाइम निकाला। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत भी कह लीजिए और बड़ी जीत, जिसको सबको लग रहा था, एग्जिट पोल में भी सब ज्यादा से ज्यादा कांटे की टक्कर बता रहे थे, लेकिन जीत कोई क्लैरिफाई नहीं कर रहा था, पर लेकिन सरप्राइज एलिमेंट के साथ बड़ी जीत। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कैसा पार्टी के अंदर माहौल है, जश्न कैसा रहा, और अब इसके बाद लोकसभा। देखिए, सरप्राइज एलिमेंट बाहर वालों के लिए होगा। पार्टी पूर्णतः आश्वस्त थी कि हम तीनों राज्य शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं, और हुआ भी। और मध्य प्रदेश में तो हमने लगभग कीर्तिमान बना दिया, और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस स्थिति में खड़ी हुई है, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति, नियत और नेतृत्व तीनों के प्रति जनता के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए विश्वास का प्रतीक है। इसलिए देखिए, हमने पैराडाइम शिफ्ट किया है। जब मोदी जी सीएम बने थे 2001 में, उस समय पूरे देश में एक स्थापित राजनीतिक व्यवस्था थी जिसको हम कहते थे एंटी एस्टेब्लिशमेंट। एक बार एक सरकार आएगी, उसके खिलाफ कुछ नाराजगी हो जाएगी, बांट जाएगी। मोदी जी ने उसे चेंज किया, 2002 जीता, 2007 जीते, 2012 जीते, यानी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील किया। अब देखिए, केंद्र में आने के बाद 2014 जीते, 2019 जीते। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने वो करके दिखाया है जिसे कहते हैं कि युग परिवर्तन करना, यानी चीजों को परिवर्तन करना। मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि ये परिवर्तन जो वो करने में सफल होते हैं ना, ये शक्ति उनको तब मिलती है जब किसी व्यक्ति को सामने वाले फूलों के हार ना दे रहे हो, विपक्ष अंगारों के हार दे रहे हो। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। विगत 22 वर्षों के अपने जो संवैधानिक पद के ऊपर सत्ता का संचालन करते हुए मोदी जी ने किया है, उन्होंने पूरे देश का एक इतिहास बदल कर दिखाया है। सर, प्रधानमंत्री मोदी पर जरूर आपसे बात करूंगी, लोकसभा चुनाव की हम बात जरूर करेंगे, लेकिन एक सवाल पहले मेरा इंडिया गठबंधन को लेकर है। सर, कल उनकी एक मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं सारे बड़े नेताओं ने आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने अनौपचारिक मीटिंग कर ली। तो विपक्ष जो एकजुट होने की बात कर रहा था, क्या लग रहा है कि 3 राज्यों से जीतने के बाद विपक्ष में इन चुनावों के दौरान ही कहीं कांग्रेस पार्टी को अखिलेश जी ने चालू पार्टी कह दिया, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश जी को चिरकुट पार्टी कह दिया, तो केजरीवाल जी ने जाकर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, तो कांग्रेस ने पंजाब में कह दिया कि ये गठबंधन नहीं चलेगा। अभी देखिए, परिणाम आने के बाद ममता बनर्जी जी ने कह दिया मैं प्री ऑक्यूपाइड हूँ। अब हकीकत क्या है कि इनका असली चेहरा उजागर हो रहा है। अब उस इंडिया गठबंधन के सामने समस्या ये है कि वो पब्लिक को क्या जवाब दे। तुम्हारी वो हकीकत, तुम्हारी वो तस्वीर जो थी वो पूरी तरह सबके साफ हो गई है। तो अब उनके लिए मुझे वो एक लाइन याद आती है, बड़े प्रख्यात शायर हैं वसीम बरेलवी जी की, कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे?
तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। अब वो जनता के सामने आ गया जो सर, अंदर की बात। क्योंकि आप चेहरे की बात कर रहे हैं तो अगला सवाल मेरा ये होगा कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, राज्य पार्टी का कह लीजिए, आप नेशनल पार्टी का कह लीजिए, आपसी कंपटीशन काफी बड़ा है। तो आप अगर मोदी जी के ऑपोजिट किसी चेहरे को, एक ऑपोजिशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सा चेहरा, क्या देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता एक तरफ है बनर्जी? मोदी जी जो राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक है, सिंबल ऑफ द क्रेडिबिलिटी इन पॉलिटिक्स, वो चेहरा हमारे पास है और जिसने प्रूव भी करके दिया है, यानी प्रूवन चेहरा है। और दूसरी तरफ आपको याद हो एक लाफ्टर शो आता था जिसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग होता था, पहचान कौन। तो एक तरफ है मोदी जी और दूसरी तरफ पहचान कौन। मतलब कोई ऑपोजिशन का चेहरा आपको नजर हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे पहचान कौन। ये तो जनता देखे कि उस अंधेरे में से किसे चेहरा मानना है। और चेहरों पे भी कितने चेहरे लगे हुए हैं आप देखिए, और वो चेहरे भी कितने बदरंग चेहरे हैं। वो भ्रष्टाचार में डूबे उतराए चेहरे हैं, तुष्टीकरण से भरे भराए चेहरे हैं, परिवारवाद से पके पकाए चेहरे हैं, और इतना ही नहीं, आतंकवाद का भी समर्थन करने में गुरेज न रखने वाले चेहरे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र जैसे विषय का भी बचाव करते नजर आए। आपको याद होगा ना उनकी बाइट जब उनसे। और वही गठबंधन दक्षिण भारत में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म के समूल नाश का बचाव करेगा। भाई ये बताइए, आप क्या मूर्ख समझते हैं क्या देश की जनता को कि एक राज्य में आप कहेंगे ये और दूसरे राज्य में आप कहेंगे कुछ और। अभी आप देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस कहेगी हम गौ सेवा के लिए ये करेंगे, बाकायदा मैनिफेस्टो में कमिटेड। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में गोमूत्र वाले राज्यों में भाजपा जीतेगी, आप उसके भी एक चुप्पी साधे रहेंगे, और चुप्पी साधने का मतलब आप उसका मौन समर्थन कर रहे हैं। तो समस्या चेहरे की फितरत की भी है, यहाँ चेहरे की सूरत से साथ चेहरे की फितरत की भी समस्या है इंडिया गठबंधन के पास। सर, क्योंकि आपने दक्षिण की बात की तो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से तेलंगाना तो निकल गया, कर्नाटक में भी बहुत कोशिश की गई थी, कहीं ना कहीं ये पिक्चर भी क्लियर हुई है बीजेपी के लिए कि दक्षिण में पकड़ अभी नहीं बन पा रही है। क्या लोकसभा के लिए हम ये बात कहें निकल गया तब कहते जब हमारे हाथ में सत्ता होती है, वो बीआरएस के हाथ से निकला है। हमने अपना वोट शेयर बहुत शानदार तरीके से इंप्रूव किया है, हम 14-15% के वोट शेयर पे पहुंचे हैं, शायद 16% के आसपास। हम 8 सीटें जीते हैं और 22 सीटों पे हम नंबर 2 हैं। 117 की विधानसभा में 30 विधानसभा सीटों पे हम स्ट्राइकिंग रेंज में हैं। तो हम उभरती हुई शक्ति हैं तेलंगाना में। हम कर्नाटक में हारे थे तो 38% वोट पे हैं, जो हमारा 75 ईयर्स में हाईएस्ट है, ऑल टाइम हाईएस्ट है। लोकसभा में डिफरेंस नजर आएगा। अब आपको बताता हूँ दोनों जगह क्या हुआ। कर्नाटक क्षेत्रीय में वो क्षेत्रीय दल जेडीएस का वोट लेने में सफल रही, यहां पर वो बीआरएस का वोट खींचने में सफल रही, और वो भी विशेष प्रकार का वोट, मतलब साफ शब्दों में कहें मुस्लिम वोट खींचने में सफल रही। अब तो ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के सब लोग डर गए होंगे कि भाई अगर कांग्रेस पहली बार क्षेत्रीय दलों का वोट खींचने में सफल हो रही तो हमारा वोट ना ले जाए। तो मैं तो मानता हूं कि अंदर से वो डर रहे होंगे कि कांग्रेस को। डर बीजेपी को नहीं है अगर कांग्रेस उन जगहों पर क्षेत्रीय वोट्स खींचने में कामयाब है। देखिए, हम ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं। तो हम इस ढंग से देखते ही नहीं कि ये वाला वोट बैंक, जो इस ढंग से देखते हैं वहां सारी की सारी लड़ाई उसी वोट बैंक के लिए है, और वो लोग उसी वोट बैंक की जवाबी कव्वाली में पड़े हैं। तो इसलिए वो डर अखिलेश जी को भी है, वो नीतीश कुमार जी को भी है, वो ममता जी को भी है, वही डर स्टालिन को भी होगा। तो मुझे लगता है ये उनका अंदरूनी मामला ज्यादा है, इसका जनता से या भाजपा से कोई लेना देना नहीं। सर, संसद पर आ जाते हो, ये जो सत्र है काफी लोकसभा के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, बजट से पहले अभी यही सेशन बचा है। तो सर, आज जो चर्चा हुई, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर जो चर्चा हुई, बिल तो पास हो गया, लेकिन साफ साफ अमित शाह जी ने पहले भी पिछले सेशंस में उन्होंने कहा कि पीओके वापस लेकर आएंगे, फिर उन्होंने अपनी बात दोहराई। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा को लेकर भाजपा का स्टैंड कह लीजिए, या कह लीजिए कि अगला जो मुद्दा है लोकसभा इलेक्शंस को लेकर, वो क्लियर है, राष्ट्रवाद पर है। देखिए, राष्ट्रवाद हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, ना राष्ट्रवाद हमारे लिए राजनीति का मुद्दा है। राष्ट्रवाद भारत की अस्मिता का मुद्दा है, क्योंकि हम दुनिया के एकमात्र जीवित प्रागैतिहासिक राष्ट्र हैं। वी आर द ओनली कंटिन्यूइंग एंशियंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे लिए अलग है ये। हम मुद्दा तब भी था जब 2 सीटों की पार्टी थे, 303 के हैं तब भी हैं। ये विषय जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, इसका चुनाव से मतलब नहीं था। ये उनके दिल की पीड़ा थी कि नेहरू जी ने जो किया वो गलती नहीं थी, वो देश के लिए घात था।
ये बताइए, वो यूनाइटेड नेशंस में लेके गए अक्टूबर 1947 में, 24 अक्टूबर 1945 को बना यूनाइटेड नेशन, 2 साल में कौन सी चीज गई थी? यूएन को कोई मानता नहीं था। और ये कहते हैं कि बचा हुए एजेंडे के लिए उस समय 30 जून 1948 तक तो माउंटबेटन थे यहाँ पर गवर्नर जनरल, तो क्यों नहीं माउंटबेटन के पास लेके गए? आर्मी चीफ भी अंग्रेज था, एयरफोर्स चीफ अंग्रेज था, नेवी चीफ अंग्रेज था। भाई, तो अगर आपने उन सबको रोक रखा था कि मामले को समझाना है, तो काहे यूएन लेके गए थे? ये अपने आप में इतिहास के उन रहस्यमय प्रश्नों में से एक है जो भारतीय राष्ट्र के लिए आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस तरफ संकेत किया है। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो चुनावी तौर पर नहीं है, ये आप सीधा सीधा कह रहे हैं। सर, एक चीज़ है जो ऑपोजिशन पार्टी लगातार कहती है, सवाल उठाती है कि जो एजेंसीज हैं, अभी मैं समाजवादी पार्टी नेता स्टेशन जी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि लगातार इन एजेंसीज का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या चलिए, विपक्ष के जितने भी नेता हैं ये बता दें कि 2014 से पहले एक पार्टी बता दे कि जो ये कहे, मतलब आम आदमी पार्टी तो जो 2013 में ही बनी थी, जिसके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले 30 सालों में कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो। क्या मजाक की बात है भाई। कांग्रेस के जमाने में कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ये स्पेक्ट्रम घोटाला और जाने क्या क्या हुआ, उस समय मुकदमे चले, हमारी सरकार तो नहीं थी। आज सोनिया जी और राहुल जी जिस मुद्दे पे मुचलके के ऊपर हैं, वो तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा था, अक्टूबर 2013 का है। अब ये बताइए, लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे। CPV नरसिम्हा राव जी ने झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड में रिश्वत लेना 1994 में साबित हो गया था। राजीव गांधी जी पे 1986-87 में बोफोर्स का आरोप लग गया, जब हम 2 सीटों की पार्टी थे। क्या बात करते हैं? मतलब 3 पीढ़ी से वो लोग भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, सन 97 में जेल जा चुके हैं वो लोग, 2014 के बाद मोदी जी पे आक्षेप लगाते हैं। देश की जनता को इतना नासमझ मत समझिए। सर, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक राज्य में चुनाव खत्म होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन से प्रचार कह लीजिए, लोगों के बीच कह लीजिए, चले जाते हैं, यानी कि तैयारी शुरू हो जाती है। और अब महापर्व है, लोकसभा का चुनाव है, क्या तैयारी है पार्टी की? देखिए, मोदी जी की तरह का कोई नेता भी तो होना चाहिए जो तन मन धन से नहीं, प्राण और प्रण के साथ जो ये कहे कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इतना काम बताइए, 9.5 साल में उन्होंने कभी छुट्टी ली है? आप ये सोचिए, उनका डेडिकेशन, उनका विजन, यानी उनकी निष्ठा, उनका परिश्रम और उनकी दूरदृष्टि, मुझे लगता है ऐसा कोई नेता शताब्दियों में एक आध बार होता है। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी पार्टी में है। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, हम वो नेता बनाते हैं। 2007 के बाद कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सारी जनता ने कहा कि मोदी जी नेता होने चाहिए, प्रधानमंत्री। वो 2007 के बाद किसी भी सर्वे में मिनिमम 55-56%, मैक्सिमम 70-72%। मॉर्निंग कंसल्टेंट में विश्व के सारे नेताओं में कोई अगर ऐसा आया हो तो बताइए। इससे पूर्व की पिछली जनरेशन में हर व्यक्ति कहता था कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे लोकप्रिय नेता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, जो नैसर्गिक नेता प्रयोग करती है, यानी एक्चुअल लीडर्स प्रयोग करती है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर्स नहीं। सर, तीनों राज्यों में CM कब बन रहे हैं? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है सर, CM की बात तो हम जरूर करेंगे, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस पे वापस आते हूँ। ऑपोजिशन मैंने से कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कभी भी कोई पार्टी भी लड़ती है तो उसको भी चाहिए कि ऑपोजिशन स्ट्रांग हो, तो लड़ाई का मजा दुगना हो जाता है। क्या आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं ऑपोजिशन पार्टी को? देखिए, मेरा मानना है उसको गंभीरता से बात करनी चाहिए। नाटकीयता के द्वारा आप सोचें कि आप जनता को भ्रमित कर ले जाएंगे, वो संभव नहीं है। मैंने चेहरे बदलने के उदाहरण आपको दे दिए। मैं दूसरी नाटकीयता बताता हूँ जो संसद के पटल पर हुई। याद करिए, मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन इशू बता रहे, चौकीदार चोर है की बात कही, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने कोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने झड़की दी, माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी जी को। फ्लोर ऑफ द हाउस पे, याद करिए, लोकसभा में वो जाके मोदी जी के गले मिले या गले पड़े, और फिर कुर्सी पे आके जो आंख से इशारा किया, ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स आप करेंगे और फिर उसके बाद सीरियस रिजल्ट्स की अपेक्षा करेंगे, तो ये गलतफहमी है। थोड़ी ईमानदारी समझदारी से काम करिए। तो ये बात सही है कि मजबूत विपक्ष है, मगर मजबूत विपक्ष के लिए ईमानदार सोच भी जरूरत है, जिसका मुझे दूर दूर तक कोई संभावना किसी विपक्षी दल में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये मूलतः दल नहीं है, ये परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह बिहेव करते हैं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, आज कल पिछले कुछ इलेक्शन से आप कह लीजिए, कुछ सालों से कह लीजिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नया रिचुअल आप कह लीजिए शुरू किया है, वो है फ्रीबीज का रिचुअल।
मतलब एक जैसे लगता है ना एंड ऑफ द सीजन सेल कंपनी अपना लगाती हैं, कुछ उस तरह से चुनाव आते हैं उसके 6 महीने पहले से ये मुफ्त, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कोई और पार्टी हो, लेकिन मुफ्त चीजें मिलने की राजनीति जरूर होती है। देखिए अंतर है, हम बाकायदा अध्ययन करते हैं और चीज को एसेस करके एनालाइज करके किस वर्ग को देना है देते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना गरीबों को दी ना, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दी है, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना दी। आप टारगेट सेगमेंट देते हैं, भाई वो गरीब व्यक्ति है, वो वर्ग ऐसा है जिसको कि इस प्रकार से सशक्त करना है। ये क्या करते हैं, आगे सबको दे दो। तो ये अंतर है। अब उदाहरण के लिए देखना चाहिए, जनता इस पे इनकी विश्वसनीयता विश्वास नहीं करती। मोदी जी ने कहा था फार्मर्स को 6,000 देंगे, याद करिए राहुल गांधी ने 72,000 कहा, नहीं माना। कांग्रेस ने क्या करा इस साल में, 50 लाख तक हम देंगे हेल्थ कवर, नहीं माना। अच्छा आप सोचिए किस जंग की बात करते हैं, 50 लाख का मतलब आप सोचते हैं हम और आप अगर 50 लाख का इंश्योरेंस के दें तो उसका प्रीमियम कितना पड़ता है। अब आप सोचिए राजस्थान की 8.5 करोड़ की जनसंख्या है, कभी भगवान न करे कोई ऐसी महामारी आ जाए कि केवल 1% जनसंख्या प्रभावित हो जाए तो 8.5 लाख लोग प्रभावित हुए, उसमें से आधा प्रतिशत लोग अगर क्लेम कर लें, मतलब 4.25 4.5 लाख लोग क्लेम कर लें तो कितना बिल बनेगा, 2.25 लाख करोड़। और राजस्थान का बजट कितना है, 2,90,000 करोड़। इस ढंग की हवाई बातें करके आप सोचें कि जनता को भ्रमित कर लेंगे, तो देश की जनता आज समझदार है, वो समझती है कि जो बात कह रहे हैं गरीबों को देने की बात, वो मोदी जी ईमानदारी से करें। इसीलिए मैंने कहा इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, बाकी सबकी बज गई है घंटी, क्योंकि बाकी सब साबित हो गए ढपोरशन। सर एक आखिरी सवाल, मुझे पता है मैंने इससे पहले सवाल में भी आखिरी कहा था, बट ये वाला बिल्कुल आखिरी। सर कहीं ना कहीं क्या पार्टी इस तरह से सोचती है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, आप देखिए 2018 में जब सीएम्स के चेहरे पर वो आपने लड़ाई लड़ी तो तीनों ही राज्यों में आप हार गए, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़े तो आप जीते। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कि प्रधानमंत्री का चेहरा चलता है, लोग विश्वास करते हैं, मानते हैं, पर कहीं ना कहीं क्या ये चिंताजनक बात नहीं है कि सीएम चेहरे काम नहीं करते हैं रीजनल स्टेट्स में, रीजनल पार्टीज? नहीं ऐसा नहीं है, हम परिस्थिति और रणनीति के हिसाब से कार्य करते हैं और जैसी रणनीति बनती है केंद्रीय नेतृत्व सभी पहलुओं पर विचार करके निर्णय लेता है। अब जैसे आप देखिए 2023 का चुनाव हुआ, इन्हीं 3 राज्यों में 2003 का चुनाव हुआ था 20 साल पहले, तो हमने राजस्थान में प्रोजेक्ट किया था, मध्य प्रदेश में किया था, छत्तीसगढ़ में नहीं किया था, 2017 में तो उत्तर प्रदेश में नहीं किया था। योगी जी आए, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं मानता हूँ वो रणनीति के हिसाब से होता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक चेहरा दिखाना होता है और वो चेहरा नेचुरल होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं। एक्सीडेंटल क्यों कह रहा हूँ, इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए सिर्फ अटल जी और मोदी जी को छोड़ के, बाकी सब परिस्थितियों से पहले प्रधानमंत्री बने, बाद में नेता बने। ये मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, देवगौड़ा जी और आई.के. गुजराल जी के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये बताइए राजीव गांधी जी कैसे बने, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति में। इंदिरा जी कैसे बनी, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में। नेहरू जी कैसे बने, सारी की सारी कांग्रेस कमेटी ने उनके खिलाफ वोट किया, 0 वोट पाया और गांधी जी की कृपा से बन गए। तो बाकी सब प्रधानमंत्री बन के नेता बनते हैं, हमारी पार्टी में नेता बन के प्रधानमंत्री बनते हैं, ये अंतर है और मोदी जी ने उसे नए आयाम तक पहुंचाया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सारे सवालों का जो है जवाब हमें यहाँ पे मिल गया है। मोदी की गारंटी क्या है ये भी आपको पता चल गई है, ऑपोजिशन पार्टी के सवालों का भी जवाब मिल गया है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।